हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो आपके क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स DTPLSB TGT नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे DTPLSB TGT नेचुरल साइंस, तो आप ये देख पा रहे होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लास 9th 10th के NCERT से डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये कोशिश रहेगी कि DTPLSB TGT नेचुरल साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं आपके NCERT बेस्ड, इवन केमिस्ट्री के, इवन बायोलॉजी के, मैं उसको कवर कराऊं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का। सबसे पहले हम जानेंगे ये मैटर क्या होता है। मैटर, आप जो भी यूनिवर्स में जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो छोटे से किससे मिलकर के बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। मटेरियल वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? मैटर कह रहे होते हैं। बेसिकली ये साइंटिस्ट कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मैटर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोई भी मैटर हो, इवन द एयर वी ब्रीथ, फॉर एग्जाम्पल जो भी कुछ आप हवा सांस लेते हो, द फूड वी ईट, जो भी कुछ हम खाते हैं खाने के रूप में, स्टोन्स हो गया, बेसिकली स्टोन्स हम खाते नहीं है, स्टोन्स अलग आपका एक मैटर है, क्लाउड्स हो गया, स्टार्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। सब कुछ क्या है? आपका मैटर है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसी भी मैटर की, उस जो क्या करता है कि वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसमें मास होता है। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मैटर स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसमें मास होता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो भी आपके फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स थे, मैटर्स के 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या टर्म दिए हैं? कलेक्टिवली पंच तत्व। और इस पंच तत्व में 5 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके। फर्स्ट एयर, सेकेंड अर्थ, थर्ड आपका फायर, फोर्थ आपका स्काई एंड फिफ्थ आपका वाटर। तो इस पांच तत्वों के कंपोनेंट को आप याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो आपका कंपोनेंट है वो पंच तत्व के अंदर नहीं आता, इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि इस पंच तत्वों में एयर, अर्थ और फायर, स्काई एंड वाटर आता है, तो आप इजिली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपके जो मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ, उन्होंने जो है मैटर को 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड है आपका केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर का जो भी फिजिकल, आप यहाँ पे इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल मीन्स क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जब आप किसी भी मैटर को जब आप फिजिकली, उसके साइज क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना ही क्या होता है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जब आप उसके अंदर उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, उसके बॉन्ड को देख रहे होते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये आपका जो नेचर जो होता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट आप पॉइंट याद रखेंगे, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो, इवन मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपका जो है, ये सपोज कर सकते हैं कि आपका एक बुक है, ये बुक है, ये भी एक प्रकार का क्या है कि एक मैटर है, और ये किससे मिलकर के बना है? आपका पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का। उसके बाद से आपको याद ये रखना है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई भी मैटर बना होता है,
तो इस पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी इस पार्टिकल की जो मैटर का जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है आपका बहुत छोटा होता है। अब ये जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, आपने तो ये समझ लिया कि जो भी आपका मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इस पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो भी आपके पार्टिकल्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके बीच क्या होता है कि आपका स्पेस पाया जाता है। ये प्रॉपर्टीज है किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। सेकेंड है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यस, वो क्या कर रहे होते हैं कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उसमें कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा होता है कि आपका मोशन हो रहा होता है। इवन आप आगे चल करके मैं डिस्कस करूंगा कि जो भी आपके मैटर के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली उसके 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल्स, जब तक आपके पार्टिकल मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक किसी भी मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं सकता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपके सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी होता है, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी होता है, और आपके जो है गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों में आपको ये देखने को मिल रहा होता है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी गैस की होती है, देन आफ्टर लिक्विड की, और सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी सॉलिड की होती है। तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से किसी भी मैटर में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। और इस काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल की जो भी पार्टिकल्स है मैटर के अंदर वो उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, और सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जब आप वाटर को बॉयल कर रहे होते हैं, वाटर में जब आप टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा होता है कि छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल्स है उसमें क्या हो रहा होता है कि मूवमेंट हो रहा होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो इसके पार्टिकल में मूवमेंट भी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा हो जा रहा होता है। जब मूवमेंट के ज्यादा हो जाने की वजह से इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है। तो एक सीधा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का आपने नाम सुना होगा, एक टर्म होता है आपका डिफ्यूजन एंड एक टर्म होता है आपका ऑस्मोसिस। तो आने वाले स्लाइड में मैं ऑस्मोसिस को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जनरली गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिल रहा होता है, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिल रहा होता है। डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ के तरफ क्या कर रहे होते हैं, उनका मूवमेंट हो रहा होता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसका, डिफ्यूजन का। और इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आपके पास अगर परफ्यूम होता है, परफ्यूम आपके पास है, जब आप परफ्यूम को जो है अपने रूम में या फिर अपने बॉडी पे जब आप स्प्रे करते हैं तो कुछ समय के बाद उसका जो भी खुशबू है वो फैल जा रहा होता है। इट मीन्स जो आपके जो स्प्रे या परफ्यूम का जो बॉटल है उसमें क्या है कि जो परफ्यूम का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और हायर कंसंट्रेशन से क्या हो रहा होता है कि डिफ्यूजन में लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल का क्या हो रहा होता है कि आपका मूवमेंट हो रहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि डिफ्यूजन क्या होता है। इंटरमिक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये आपका डिफिनेशन है आपके एनसीईआरटी बुक का, याद रख सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डिफ्यूजन का वही होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट आपका डिफ्यूजन कहला रहा होता है।
और जब हम वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जब हम क्या कर रहे होते हैं कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, डिफ्यूजन का भी रेट क्या हो रहा होता है कि इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के जो साइन है आप याद रखेंगे कि जब आप टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी क्या हो रहा होता है कि आपका फास्टर हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, जो भी आपके पार्टिकल्स पाए जाते हैं किसी भी मैटर के अंदर, छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स क्या कर रहा होता है कि वर्क कर रहा होता है, और दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और एक दूसरे को ये जो फोर्स लग रहा होता है, एक दूसरे को ये बाइंड करने में ये फोर्स हेल्प कर रहे होते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे होते हैं। ओके, The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ये जो force of attraction जो होता है, intermolecular force of attraction जो होता है वो vary कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं solid में, solid states of matter में force of attraction जो होता है वो आपका सबसे high होता है with respect to liquid and gas, liquid and gas। तो liquid में आपका जो है सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में आपका देखने को मिल रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन आफ्टर आपका लिक्विड में, और सबसे जो लिस्ट जो होता है, लिस्ट जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसमें देखने को मिलता है आपका गैस में, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ये सीक्वेंस भी आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, देन आफ्टर आपका लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो होता है आपके गैस में देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, तो ये सब इसी टॉपिक के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। इसके 3 आपके स्टेट्स होते हैं मैटर का। फर्स्ट है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये 3 ही नहीं होते हैं, 2 और एक्स्ट्रा होते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है? दे हैव डिफिनिट शेप। यस, उसमें डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स होता है, इट मींस उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम्स होगा, एंड दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इट मींस उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ये आपका अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस में कि क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, यस, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ये रबड़ है, रबड़ भी आपका सॉलिड के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। रबड़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं, रबर को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिल रहा होता है सॉलिड के केस में। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। यस, उसमें टेंडेंसी होती है कि अपने शेप को जो है वो मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी सॉलिड जो होता है अपने शेप को चेंज होने पर वो अपोज करता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सॉलिड की। When subject to outside force, solid may break under the force, but it's difficult to change their shape, so they are rigid. It means you can say that solid में क्या हो रहा है कि rigid का concept देखने को मिल रहा होता है। rigid तो ये flexible नहीं होते हैं, ये लचीले नहीं होते हैं solid अपने shape को जो है अपने शेप को मेंटेन करने की उसमें टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं कि आपके रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। ऐसा नहीं किसी भी सॉलिड को फटाक से उसका जो है आप शेप चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉलिड का, आप याद रख सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप यहाँ पे इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट इमेज है। यहाँ पे सॉलिड है आपका, ये आपका लिक्विड स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आप यहाँ पे गैस स्टेट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यस, उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट आपका मिल्क हो गया,
मिल्क का जो फिक्स्ड क्या होता है कि वॉल्यूम तो होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 kg 1 लीटर, नॉट 1 kg 1 लीटर अगर आपके पास मिल्क है तो जिस किसी भी, सपोज आपने इस ग्लास में रखा तो इस ग्लास का शेप उसने ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन इसका शेप तो चेंज हो गया, शेप तो चेंज हो गया। आपने जो है इस छोटे से ग्लास में रखा तो इसका जो शेप है वो इस ग्लास के जैसे हो गया। अगर आपने इसको बॉटल में रखा मिल्क तो बॉटल जैसा हो गया, लेकिन इसकी वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि आपका 1 लीटर जो आपका मिल्क है ग्लास में रखने के बाद से आपका 800 ग्राम हो गया या फिर जो है 1200 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं होता है। केवल उसका शेप जो है वो चेंज होता है, वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर का। छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। They take up the shape of the container in which they are kept. Yes, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिस किसी भी कंटेनर में आप इसको रखेंगे उसका शेप ये ऑक्युपाई कर ले रहा होता है। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। यस, लिक्विड्स जो होते हैं उसमें एक टेंडेंसी पाई जाती है किसकी, फ्लो होने की, इसलिए वो आपके रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लूइड होता है। सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डिफ्यूज आपका क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो क्या हो सकते हैं कि वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर, इवन गैस स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो सकते हैं, लिक्विड में आपके डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं उसमें। The rate of diffusion of liquid is higher than that of the solid। तो rate of diffusion जो होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, आपका डिफ्यूजन लिक्विड्स की होती है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है डिफ्यूजन की। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है किसी भी आपके, ये आपका H2 है, H2O क्या आपका लिक्विड है, इसमें आप जो है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर को भी डिफ्यूज करना चाह रहे हैं और आप जो है लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर को भी डिफ्यूज करना चाहते हैं। लिक्विड को लिक्विड में भी डिफ्यूज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में भी डिफ्यूज किया जा सकता है और गैस को लिक्विड में भी डिफ्यूज किया जा सकता है। और इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। अगर आपके पास सॉलिड क्या है कि आपका शुगर है, सॉलिड शुगर है, आप जो है H2O में इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो रेट जो होगा, और आपके पास लिक्विड में आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि लिक्विड में आपके पास क्या है कि ये मिल्क है। और गैस में भी आप ये कंसीडर कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, आपके पास ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन। अब तीनों को आप जो है लिक्विड में डिफ्यूज करना चाहते हैं और लिक्विड आपका क्या है कि वाटर है। तो सबसे पहले आपका क्या डिफ्यूज होगा, सबसे पहले आपका जो डिफ्यूज होगा वो ऑक्सीजन फ्लास्क से जो है इसमें आपका डिफ्यूज हो जाएगा, किसमें, वाटर में। देन आफ्टर आपका जो है मिल्क डिफ्यूज होगा, किसमें, वाटर में। एंड सबसे लास्ट में शुगर, इसमें क्या होगा कि डिफ्यूज होगा। तो आप यहाँ से सीक्वेंस याद रखेंगे, कभी भी जो आपका डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड का डिफ्यूजन रेट जो होता है लिक्विड में आपके सॉलिड से ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख सकते हैं इसे। हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, आपका गैसियस स्टेट होता है। गैसियस स्टेट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। इट मींस जो भी इसमें पार्टिकल पाए जा रहे हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में, इसकी स्पीड जो होती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड सॉलिड वो हाई होती है, और वो इसमें जो मूवमेंट जो होता है वो रेंडमली होता है एट ए हाई स्पीड। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैसेस स्टेट की ऑफ मैटर की ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। Due to the random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. It means जब किसी भी आप गैस को, किसी भी गैसेस स्टेट ऑफ मैटर को जब आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो इसमें रैंडम मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं कि आपके कंटेनर के वॉल पे जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर को क्या करते हैं कि एग्जर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स हिट हो रहे होते हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें रैंडमली मोशन हो रहा है। सपोज कीजिए कि आपका ये कोई गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपने जो है यहाँ पे कोई गैस को रखा है और ये गैस में क्या हो रहा है कि रैंडमली मोशन हो रहा है, तो ये क्या होगा कि एक दूसरे से ये हिट करेगा एक पार्टिकल्स, जिसके कारण इस वॉल पे क्या हो रहा है कि प्रेशर एग्जिट होगा।
गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से आपके दो टाइप्स के गैस आपने नाम सुना होगा, एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर द लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गैस में एक प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। किसी भी कंटेनर में रख करके आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। और इसी कंप्रेस के बेस पे आपको दो टाइप्स के गैस मिल रहे होते हैं। फर्स्ट आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड सेकंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका क्या यूज होता है? आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है और इसका क्या यूजेस होता है, इसका भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एलपीजी का यूज क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो भी आप एलपीजी, जो भी आप खाने बनाते, जो भी आप खाना प्रिपेयर करते हैं गैस की हेल्प से, वो आपका एलपीजी सिलेंडर ही होता है। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है हॉस्पिटल्स में, वो भी आपका एलपीजी ही होता है, वो भी कंप्रेस्ड गैस ही होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है? इसको यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, और वो भी किस में? व्हीकल्स में। Due to this high compressibility, large volume of gas can be measured into a small cylinder and transported easily. इसकी जो प्रॉपर्टीज जो है हाईली कंप्रेसिबल, यही प्रॉपर्टीज जो है आपको ये हेल्प कर रहा होता है इसके ट्रांसपोर्टेशन को। इसको ट्रांसपोर्ट हम बहुत इजीली कर सकते हैं, किसी भी गैस को, उसको कंप्रेस करके। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, large space between them and gases, so the properties of diffusion very fast. मैं आपसे ये भी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? वो आपके गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में होती है, क्योंकि इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस जो होता है वो लार्ज स्पेस होता है और इसमें हाई स्पीड होता है। क्योंकि ऐसे आप समझ सकते हैं कि रेंडमली आपका ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, कोई गैस है, ये इसका जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं और इसमें मोशन भी क्या होता है? रेंडमली मोशन होता है। तो इसलिए इसमें कह सकते हैं कि जो आपका जो डिफ्यूजन जो होता है वो भी आपका रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस तो एकदम पूछा ही जाता है। यहाँ पे क्या मैटर आपके एक दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है? यस, all we all know from our observation that water can exist in 3 state of matter. ये जो वाटर जो है आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट सबूत है, एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि यस मैटर जो है वन फॉर्म से, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप स्टेट मतलब राज्य मत समझ लीजिए, क्योंकि स्टेट मीन्स अवस्था होता है, अवस्था, कंडीशन, ओके, अवस्था। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर नॉर्मली आपका जो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर होता है। जब इसको आप फ्रीज कर देंगे, इट मीन जब आप इसको फ्रीज में रखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जमने के बाद से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप इसको क्या करते हैं कि लिक्विफाई करते हैं, तो ये बेसिकली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके, तो इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि आपके मैटर एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इट मीन्स वो उसको चेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। ये इंटर कन्वर्टिबल पॉसिबल है। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वैसे तो वहां पे अगर आप ये वाटर के थ्रू तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपसे स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यस मैटर का कन्वर्जन जो है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में क्या पॉसिबल है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होइए, आप आंसर मार्क कीजिए यस, उसका कन्वर्जन जो है पॉसिबल है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है ये तीनों पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप रीड कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर में एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी टेम्परेचर की। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसके पार्टिकल के बीच जो बॉन्ड्स होगा वो ब्रेक होगा और पार्टिकल फ्री होंगे। तो पार्टिकल फ्री होंगे तो उसमें जो मूवमेंट जो होगा वो फास्ट होगा। जब मूवमेंट फास्ट होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी फास्ट होगी। इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. Yes, ऑलरेडी इस पॉइंट को मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एनर्जी भी क्या होता है कि आपका सप्लाई हो रहा होता है जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो रहे थे कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और पार्टिकल्स क्या होंगे अपने स्थान से वो फिक्स्ड पोजीशन से वो अपने पोजीशंस को छोड़ेंगे, वहां से मतलब अपने पोजीशन को चेंज करेंगे और वो उनमें मूवमेंट होगा फ्रीली। एज स्टेज विच रेस्ट व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। और यही वो कंडीशन है जहां पे आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको कैसे इजीली समझ सकते हैं, ये आपका क्या है कि ये सॉलिड आपका आइस है। सॉलिड आपका एक आइस है। इसको आपने क्या किया कि टेम्परेचर, यहाँ से आपने टेम्परेचर इसको देना स्टार्ट किया। टेम्परेचर देने की वजह से क्या होगा, इस आइस में जो भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल में क्या होगा कि मूवमेंट होगा। इनका जो भी पोजीशन होगा मूवमेंट होने की वजह से इनके बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी देन इसका जो फिक्स्ड पोजीशन है वो अपने फिक्स्ड पोजीशन से क्या होंगे कि वो अपने पोजीशन को चेंज करेंगे और अल्टीमेटली एट द लास्ट में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस का जो पार्टिकल है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैसे आपका जो है आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट। यस, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में बेसिकली कोई भी सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। मेल्टिंग पॉइंट आप याद रखेंगे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जो आपका सॉलिड जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में। उसी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेसिकली जो होता है ये टेम्परेचर देखने को मिल रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसी टेम्परेचर को हम क्या कह रहे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह रहे होते हैं। The melting point of a solid is in an indication of the strength of the force of attraction between its particles। और ये melting point जो होता है सॉलिड का ये बता रहा होता है कि इन दोनों के बीच कोई मान लीजिए कि कोई आपका कि सॉलिड पार्टिकल है, जितना ज्यादा इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो बॉन्ड होगी वो आपको उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा की स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड के बीच में उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम एज इट इज आपको याद रखना है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 273.15 केल्विन होता है। केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, वो आपको मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as the fusion। Yes, fusion means basically आपका वही होता है जो solid states जो होता है किसमें convert हो रहा था, लिक्विड में, उसी को हम fusion कह रहे होते हैं। During the experiment of melting, that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। ये स्टेटमेंट आपका क्या क्या रहा था, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेल्टिंग का, एक ऐसा टेम्परेचर जो होता है जहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है रीच हो जाने के बाद से वो आपका इंक्रीज नहीं होता है, सिस्टम डज नॉट चेंज, उसका जो टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा जहां पे आपका आइस की मेल्टिंग हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, कहने का मतलब ये फिक्स की मेल्टिंग पॉइंट आपका फिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट क्या होता है,
ये जो वर्ड है आपका लेटेंट, लेटेंट मीन्स ही होता है आपका, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ऐसा हीट जो क्या हो आपका हिडन हो, हिडन हीट को आप लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो हिडन हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर डिफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ अ सॉलिड। 1 kg आपके पास क्या है कि सॉलिड है, और इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion। समझ में आया? आपके पास कोई 1 kg आपका कोई सॉलिड है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाई आपका सॉलिड है तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो भी आपकी हीट की किस में रिक्वायरमेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसी हीट को हम क्या कह रहे होते हैं, लैटेंट हीट कह रहे होते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये डिफिनेशन है, आप इसे याद रखेंगे, आपसे प्रॉपर पूछा जा सकता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली क्या होता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है आपका पार्टिकल जो होता है आपका वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, बेसिकली ये 273 केल्विन होता है, have more energy as compared to particles ice at the same temperature। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये कोई वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये आपका 273 केल्विन पे उसकी एनर्जी क्या होगी कि ज्यादा होगी, कंपेयर करेंगे किसी भी आइस के पार्टिकल से, सेम टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे आपका ये ज्यादा होगा, किसका, ये आपका जो है वाटर का। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये मान लीजिए कि आपका एक आइस है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। ये आपका एक आइस है और ये आपका ये वाटर है, और दोनों की टेम्परेचर क्या है कि आपका सेम है। तो ये जो आपका वाटर की जो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दोनों ही आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, लेकिन आपका ये जो वाटर की जो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू आइस। ओके, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster। इट्स अ वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप एनर्जी को सप्लाई करोगे तो जो भी पार्टिकल्स होंगे उसकी मूवमेंट क्या होगी, तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और एक ऐसी कंडीशन है कि लगातार आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, लगातार टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओ, तो जो भी पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड जो होती है उसका क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी जो भी पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो आपने समझा कि कोई भी सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। The temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड आप सपोज कर सकते हैं कि लिक्विड H2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका बॉयल करना स्टार्ट कर दे रहा है, बॉयल करना स्टार्ट कर दे रहा है। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर का जो पॉइंट होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनॉन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बल्क में होता है, ऐसा नहीं कि यूनिटरी अकेले अकेले होता है, ये बल्क फेनोमेनॉन है। और बॉइलिंग को जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है कि ये वाटर है, वाटर की एक आपने क्या कर, आप जो है वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो, ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनमें जो मूवमेंट जो होता है वो बल्क में होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल जो है आपका वो क्या हो रहा है कि आपके अपने प्लेस से जो है अपना छोड़ा है। आपने इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे
बॉयल करोगे तो ये फिनोमेना आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि बल्क फिनोमेना होता है, ये यूनिटरी नहीं होता है, अकेले सिंगल नहीं होता है, बल्क में होता है। तो बॉइलिंग क्या है आपका, बल्क फिनोमेनॉन है। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into its vapor state. It means जो भी particles होते हैं बल्क में क्या करते हैं कि लिक्विड स्टेट में वो एनर्जी को गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वाटर टेम्परेचर क्या होता है कि फॉर वाटर दिस, ये जो टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो कितना होता है 273 केल्विन, 373 केल्विन होता है। अगर मैं कहूँ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है कि राइट है। बिकॉज जब आप किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप कैल्विन में जब आप इसको चेंज करते हो तो उसमें क्या ऐड करते हो, उसमें 273 हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। जब हम इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इजकल टू 273 केल्विन होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स हम ये वाटर के केस में हम यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें आप क्या करोगे 273 ऐड करोगे, 273 प्लस 100 तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली 373 केल्विन हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट का मतलब एक ही है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, या फिर जो है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। ये स्टेटमेंट आपका सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस चैप्टर का, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका 373 केल्विन पे जब कोई आपका पार्टिकल, जब कोई वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो आपके स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। और इसकी एनर्जी क्या है कि ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, आपका जो है वाटर, एक नॉर्मल वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। ये जो स्टीम जो है उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसलिए ये जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी जो एब्जॉर्ब जो होता है स्टीम में, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। इट मींस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप एक स्टेटमेंट के रूप में याद रख सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका जब जो हीट जो है आपका स्टीम में कंज्यूम होता है, स्टीम में जो कंज्यूम होता है, जब आप किसी भी वाटर को बॉयल कर रहे होते हो तो स्टीम में जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस डायग्राम से आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी मैटर को आप जो है कैसे एक स्टेट्स ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और उससे हम किस स्पेसिफिक टर्म्स दे रहे होते हैं। और स्पेसिफिक टर्म्स से आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉरी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका ये सब्लिमेशन क्या होता है। मेल्टिंग तो मैं आपको समझा चुका हूँ। यस आपसे पूछा जा सकता है कि सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्टली इस इमेज के थ्रू आप याद रखेंगे कि कोई आपका सॉलिड है, सॉलिड से आप किस में कन्वर्ट हो कर रहे हो, किसी भी मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना ही आपका मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। जब आप किसी भी लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं, फ्रीजिंग कर रहे होते हैं। तो जस्ट मेल्टिंग आपका फ्रीजिंग का अपोजिट होता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्रीजिंग मेल्टिंग का अपोजिट होता है। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं
फॉर एग्जाम्पल आपका जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर CAMPSOR, कैम्फर मीन्स कपूर, एंड ये आप याद रख सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है आपके सब्लिमेशन का। जब आप जो है कैम्फर का यूज करते हो तो ये आपका सॉलिड स्टेट्स में फॉर्म में पाया जा रहा होता है। इसको हीट करने के बाद से ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपका जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा होता है। और कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के प्रोसेस के नाम से जान रहे होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं डेपोजिशन क्या होता है, डेपोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में आपका गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन है, और नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग समझेंगे, और बॉइलिंग आपको मैं समझा भी चुका हूं। अगर कोई लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना आपका बॉइलिंग कहलाता है। जिस टेम्परेचर पे आपका कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन की वजह से ही क्या होता है कि आपकी रेन होती है, इट मीन्स बारिश होती है। अगर मैं बात करूं कोई भी गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कंडेंसेशन के थ्रू ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये आपका सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाटर है, वाटर आपका वाटर रिजर्वायर में प्रेजेंट है, पॉन्ड में प्रेजेंट है, और ये वो इस वाटर का क्या होता है कि इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन के बाद से वो गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद से इसमें क्या होता है कि आपका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के थ्रू ये जो आपके जो इवापोरेटेड जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लिक्विड फॉर्म जो कन्वर्जन जो होता है गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर से लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आपका ये जो कन्वर्जन है बेसिकली उस कन्वर्जन को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो एक छोटा सा मोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ स्टेट्स को लेकर के। किसके स्टेट्स को लेकर के, मैटर के स्टेट्स को लेकर के। आप जो है राज्य वाले स्टेट्स को मत कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इससे। आप यहाँ पे प्रॉपर जो है सब्लिमेशन का डिफिनेशन भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जो भी इसको समझाने वाला जो भी पॉइंट था ऑलरेडी मैं इस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। आपका ये डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिपोजिशन, डिपोजिशन इज अ डायरेक्ट, यू कैन से दैट ये जस्ट अपोजिट होता है। सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट आपका डिपोजिशन होता है। डायरेक्ट टू चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन जस्ट आपका सब्लिमेशन का अपोजिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, जस्ट वही आपका डायग्राम ये भी है। मेल्टिंग आपका सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस इवापोरेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन बेसिकली हम फ्रीजिंग को कहते हैं। फ्रीजिंग कोई नया टर्म नहीं है आपका, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग एक ही बात होता है आपका। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या इंपैक्ट होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर के। जनरली मैं गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सिलेंडर है, इसमें ये आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल हैं, और ये पिस्टन है। जब यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो जो भी इसके पार्टिकल हैं वो क्या हो रहा है कि पास आ जा रहे हैं। मतलब इस फिगर से इसमें थोड़ा सा पार्टिकल पास आ गए हैं, इस फिगर में जो है और पास आ गए, और पास आ गए। इससे ये निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर।
प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से जो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रख सकते हैं। और इस इमेज को भी आपको याद करके रखना है, थोड़ा सा मेमोराइज करके, क्योंकि आपको हो सकता है कि इन आपके एग्जाम में इस इमेज को ही क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको सामने रख दिया जाए और इसमें पूछ सकता है कि क्या जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होता है प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से। तो वहां पे आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पिस्टन क्या है, सिलेंडर क्या है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को नहीं कवर किया कॉन्सेप्चुअली तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के जो भी डायग्राम है, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, उसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कीजिए और उसी के बेस पे मैं लेक्चर को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन एक भी फैक्ट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं इसमें एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि उसको मैं कवर करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एक ड्राई आइस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ड्राई आइस क्या होता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस मीन्स क्या होता है। तो ड्राई आइस मीन्स क्या होता है, आपका सॉलिड CO2 होता है। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और बेसिकली जो है हम इसे क्यों जो है सॉलिड ड्राई आइस को हम सॉलिड CO2, बेसिकली इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको ये समझना है। तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। इट मींस जब आप सॉलिड CO2 जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में कब ये कन्वर्ट होगा, जब आप 1 डिग्री क्या करोगे कि आप जो है प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर डिक्रीज करने की वजह से, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को आपने क्या किया कि डिक्रीज किया, तो ये आपका सॉलिड CO2 जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। विदाउट ये चेंज नहीं होगा, किसमें, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्ट ऐसा देखने को मिलता है मैक्सिमम केस में, कोई भी अगर सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर है तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर आपका जो है गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे डिस्कस भी किया हूँ सब्लिमेशन, ये जो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है, ऐसे कुछ आपके मैटर है, फॉर एग्जांपल कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है ये आपका सॉलिड CO2 जो है, जब आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करने की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका सॉलिड CO2 डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कह रहे होते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस कह रहे होते हैं, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड CO2 को हम किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है, ATM क्या होता है। ATM आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ATM, ए कैपिटल A कैपिटल T कैपिटल M, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं। ओके तो ये आपका बेसिकली ATM है, स्मॉल a स्मॉल t स्मॉल m, इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ओके ATM इज बेसिकली क्या होता है कि यूनिट होता है जो किसको वो मेजर कर रहा होता है, किसकी यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। ATM किसकी यूनिट है, स्मॉल a स्मॉल t स्मॉल m, प्रेशर की यूनिट है। और जो आपका ये यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज अ पास्कल, एक इंपॉर्टेंट यूनिट प्रेशर का ये भी होता है पास्कल। और एक पास्कल में आप कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ये डाटा आपको नहीं भूलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, तो आपको बताना है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, बताना नहीं, आपको आंसर मार्क करना है। ओके द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसको बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, आपका जो 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इट इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवापोरेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन के बारे में जो भी कुछ आप जान रहे होंगे थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा।
इवोपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इवोपोरेशन जो है वो हमेशा जो है ये प्रेशर, ये जो इवोपोरेशन की जो प्रोसेस जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा ये बॉइलिंग पॉइंट से, मान लीजिए कि आपका कोई लिक्विड है, तो इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसे 373 केल्विन भी कहते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इवोपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं। कभी भी जो इवोपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा बिलो जो होती है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उससे नीचे आकर इवोपोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जनरली हम इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझाने के प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका कोई, आपने यहाँ पे लिक्विड रखा है, आप सपोज कर सकते हैं ये आपका वाटर है और ये आपका लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इवोपोरेशन की प्रोसेस होती कैसे है ये आपको समझना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स है, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर की पार्टिकल्स है आपके सरफेस पे। तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और सारे पार्टिकल्स का नहीं, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल सरफेस पे पाए जा रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक, आप ही समझ लीजिए कि जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स आप जो है एक्टिव होंगे, और आप एक्टिव होंगे तो आपके भी जो आपके जो पड़ोसी हैं उससे आपका लगाव जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आप यहाँ से इजिली तरीके से इवोपोरेट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो भी लिक्विड के सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होते हैं कि यहाँ से वो इवोपोरेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इवोपोरेशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इवोपोरेशन का छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपोरेशन को आपको अफेक्ट करते हैं? चार आपके फैक्टर्स हैं, चारों फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से जो है समझना है चारों फैक्टर को। फर्स्ट है आपका एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से आपकी इवोपोरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड है आपका एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से इवोपोरेशन पे क्या इंपैक्ट होगा। थर्ड है आपका डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की डिक्रीज होने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इवोपोरेशन पे। और फोर्थ है आपका एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। जब आप विंड स्पीड को इंक्रीज करोगे तो इवोपोरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चार फैक्टर है, चारों फैक्टर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, जैसे आप क्या करोगे, सपोज इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आपने क्या किया कि जो आपने कपड़ा जो है वॉश किया, क्लोथ है, क्लोथ को आपने जो है वॉश किया, और वॉश करके आपने जो है इसको फोल्डिंग करके आपने ऐसे इसको रख दिया धूप में। और एक दूसरा क्लोथ है आपका, इसको आपने क्या किया, बिल्कुल अच्छे से इसको फैला दिया धूप में। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका क्लोथ जो है सबसे पहले जो है ड्राई हो जाएगा, सबसे पहले सूख जाएगा। तो जिसको आपने जो है इंक्रीज किया, जिसका सरफेस एरिया जिसको आपने फैला दिया है, क्योंकि जैसे जैसे आप जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे इसकी जो है इवोपोरेशन की जो रेट जो है वो ज़्यादा होती है। इट मीन्स एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से आपका रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और ये जो आपका ये जो क्लोथ जो है जिसको आपने फोल्डिंग करके रखा है उसमें रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है कम देखने को मिलेगी। क्यों कम देखने को मिले? क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंक्रीज, जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवोपोरेशन की रेट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स सरफेस एरिया जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इवोपोरेशन का। सरफेस एरिया को आप इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवोपोरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ इवोपोरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी एंड टू गो आउट इनटू द वेपर स्टेट। थर्ड है आपका डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये आपको समझना है। डिक्रीज, जैसे जैसे आप क्या करोगे
आपके इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी मीन्स होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है ह्यूमिडिटी मीन्स होता क्या है। आपके एटमॉस्फेयर में जो आपका कह सकते हैं कि जो वाटर क्वांटिटी जो प्रेजेंट होती है, जो वाटर क्वांटिटी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसी को एक टर्म में हम ह्यूमिडिटी कह रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी का आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किससे? वाटर क्वांटिटी आपके, अगर मैं कहूँ कि आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, इट मीन्स वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। आप यही समझ सकते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, ऑलरेडी अगर मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इट मीन्स वाटर में ह्यूमिडिटी में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? आपका रेट ऑफ इवापोरेशन वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? कैसे डिक्रीज होगा? क्योंकि ऑलरेडी आप इन्वायरमेंट में ऑलरेडी वाटर है। अगर इन्वायरमेंट में ऑलरेडी वाटर है तो उस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हो कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि कभी भी जो मूवमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी आपका जो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो कैसे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो सकता है? डिक्रीज होगा उस केस में। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, तो उस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आपके इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, उस केस में आपको एक ही लाइन में याद रखना है कि ह्यूमिडिटी मीन्स, इसका कॉन्सेप्ट है वाटर से, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इट मीन्स एटमॉस्फेयर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उस केस में आपका रेट ऑफ इवापोरेशन वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको मैं कैसे समझाऊं? सपोज आप चाहते हैं कि आपने जो है क्लोथ को वॉश किया, क्लोथ को वॉश किया और एक सपोज कर सकते हैं कि आपका विंटर सीजन है, ये विंटर सीजन है और आपने जो है क्लोथ को कहाँ रख दिया? फैन के नीचे रख दिया, फैन के नीचे रख दिया और एक क्लोथ को वैसे रख दिया, मतलब वहां पे फैन आपने नहीं चालू किया। तो फैन चालू होने की वजह से इट मीन्स आप उसको विंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो क्लोथ जो है, भीगा हुआ क्लोथ जो है, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट होगा और जल्दी सूख जाएगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड इवेपोरेशन इंक्रीज। ये भी आपका क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। ओके, आई होप आपको जो भी फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन समझ में आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इवापोरेशन से रिलेटेड, आइए उसको समझ लेते हैं। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? ये जो इवापोरेशन है आपको कूलिंग कॉज करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसको आप बहुत इजीली तरीके से एक प्रैक्टिकली अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है कि लिक्विड है, ये कोई वेसल है, इसमें आपने लिक्विड को रखा है और ये यहाँ से क्या होता है अल्टीमेटली जो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं लिक्विड के, वो यहाँ से इवोपोरेट होते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से इवोपोरेट होते हैं। इवोपोरेट होने की वजह से इसकी वेसल की जो एनर्जी जो होती है वो आपकी लॉस हो जाती है। एनर्जी को लॉस होने की वजह से और अल्टीमेटली क्या होता है कि लॉस हुए एनर्जी को जब रिगेन किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा, तो उसके उसी प्रोसेस में आपको जो है कूलिंग की फीलिंग क्रिएट होती है। इट मीन्स एक सराउंडिंग जो होता है वो कोल्ड की तरह जो है वो, इट मीन्स आपको कोल्ड की फीलिंग दे रही होती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation। जो एनर्जी बेसिकली आपका इवापोरेशन में लॉस हुआ रहता है उसी एनर्जी को रिगेन किया जाता है, तो जो आपका कूलिंग की एक फीलिंग क्रिएट होती है। और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था सराउंड उसको लेकर के, कैसे जो इवापोरेशन आपको जो है कूलिंग की फीलिंग दे रही होती है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस भी है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? ये भी आपकी उसी लॉजिक पे वर्क कर रहा होता है। इवापोरेशन आपको कॉज करता है कूलिंग। आप जानते हैं कि जो भी आपका कॉटन क्लॉथ जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका? गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और बेसिकली ये एब्जॉर्बिंग करता है बहुत अच्छे तरीके, जो भी आपका स्वीट जो होता है ना, क्योंकि समर डेज में आपका आपके बॉडी से स्वीट निकल रहा होता है, तो स्वीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कौन? कॉटन।
और जितना ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है उसको एक्सपोज भी करता है, एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपोरेशन, और इजी इवोपोरेशन की वजह से जो है वो बहुत इजीली तरीके से उसको इवोपोरेट कर देता है, जिसके वजह से आपको जो है कंफर्टेबल फील होता है, कूलिंग की फीलिंग आती है। आई होप आपको समझ में आओगे। इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। नेक्स्ट है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका एक ग्लास है और इसमें आपने क्या रखा है, आपने जो है पीस ऑफ आइस रखा है, पीस ऑफ आइस, पीस ऑफ आइस रखा है, और आप अल्टीमेटली कुछ समय के बाद से जो है आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके सरफेस पे क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वाटर वेपर जो है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। वाटर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, आपके वाटर वेपर जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके वजह से ये एनर्जी को क्या करता है कि लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। और ये जो वाटर वेपर जो है इसके कांटेक्ट में आने की वजह से अपने एनर्जी को लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखना है कि ये जो आप ड्रॉपलेट्स देख रहे होते हैं ये आपका अंदर का जो है, अंदर का ये आइस मेल्टिंग वाला आइस ड्रॉप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप ये कहेंगे कि जो अंदर जो आपने पीस ऑफ आइस रखा है वही जो है मेल्ट करके बाहर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर का जो भी वेपर जो होता है वो इसके कांटेक्ट में आता है, तब ये जो है आपकी यहाँ पे ये कंडीशंस देखने को मिल रहा होता है। वाटर सरफेस पे जो भी ड्रॉपलेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वाटर वेपर ही होता है। जब ये इस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आता है तो अपने एनर्जी को लूज करता है, और एनर्जी को लूज करने की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और उसी लिक्विड स्टेट को हम यहाँ पे ग्लास के जो सरफेस उस पर हम यहाँ पे देख पा रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। जनरली मैं आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली होते हैं, 3 स्टेट्स जनरली होते हैं, लेकिन अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। और 2 कौन से स्टेट्स होते हैं आपके मैटर के, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी बोले तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आपके 2 एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ मैटर है जिससे आप फेमिलियर नहीं होंगे, याद रखेंगे, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो तीनों को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब डिस्कस करेंगे प्लाज्मा एंड बीईसी को, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को। प्लाज्मा के बारे में बात करें, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये जो स्टेट जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो भी इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द आयनाइज्ड गैस, आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। और ये जो पॉसिबल जो होता है ये प्रोसेस प्लाज्मा, इसके लिए पॉसिबल रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ही आप जो है इस स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर को। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब। नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है, देयर इज नियॉन गैस, इसके अंदर नियॉन गैस पाया जाता है। इनसाइड ऑफ किसके अंदर, नियॉन गैस के अंदर आपका नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस पाया जाता है। और नियॉन जो है एक प्रकार का नोबेल गैसेस है, नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस है आपका नियॉन। और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर हम हीलियम गैस को रखते हैं, हीलियम, ये भी आपका नोबेल गैस और इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस कौन कौन से, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा दूं आपको। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया एंड रेडॉन हो गया। मोस्टली यही होते हैं आपके इनर्ट गैसेस, और इसे हम नोबेल गैसेस भी कहते हैं। तो हमें जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो है हीलियम के साथ साथ और भी कोई गैसेस
देखने को मिल रहा होता है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड दैट गेट, सपोज कीजिए कि आपका ये जो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और इट मीन्स आपका ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है और इसमें हीलियम गैस है। जब आप इसको क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें चार्ज करते हो तो उसकी जो इंक्रीज टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से जो उसके अंदर जो प्लाज्मा जो है वो क्या होता है कि आपका ग्लो करने लगता है। द प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और ये जो प्लाज्मा जो होता है ग्लोज करता है, चमकता है विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ गैस। जिस तरीके का आपका नेचर होगा गैस का उसी तरीके से आपका जो है प्लाज्मा ग्लोज भी करेगा। इसका स्पेसिफिक कलर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, किससे रिलेटेड, प्लाज्मा से। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसके एप्लीकेशन क्या होता है, द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सन और स्टार्स ग्लोज करता है क्योंकि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। एंड द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर पे आप प्लाज्मा को क्या कर सकते हो, स्टार्स में एब्जॉर्ब कर सकते हो। इट मीन्स हाई टेम्परेचर पे ही प्लाज्मा आपका एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। आपको उस प्लाज्मा से कंफ्यूज नहीं होना है जब आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ते हो। जब आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ते हो तो ये भी आपके इसमें बेसिकली टू टाइप्स के इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ब्लड कार्पसल्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और उसके बाद से प्लेटलेट्स हो गया। और नेक्स्ट है आपका एक ब्लड का एक पार्ट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बेसिकली आपका ये 45 टू 50% के रेशियो में आपका ये पाया जाता है प्लाज्मा। और इसमें प्लाज्मा में जो है 90% वाटर होता है। तो एक मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा की वजह से ही आपका ब्लड कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये इस प्लाज्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अलग जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट आपका जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम बीईसी कहते हैं। बीईसी बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन, बेसिकली इसके पीछे जो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट किसने अप्लाई किया था, सत्येंद्र नाथ बोस, और ये इंडियन साइंटिस्ट थे। जो भी डिस्कवरर है उसका नाम आप एज इट इज याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं तो डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उसके इसी के बेस को कैलकुलेशन, बिल्डिंग ऑन दिस कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टीन, फेमस आपके जो है साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन बीईसी। नेक्स्ट जो आपका 5th स्टेट्स ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करता है, बीईसी एग्जिस्ट करता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसकी क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है, द बीस इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। हमेशा लो डेंसिटी पे ही देखने को मिलेगा आपको। और बहुत जब आप किसी भी गैस को कूल करोगे उसकी कंडीशंस होनी चाहिए कि कूलिंग होनी चाहिए गैस को और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और लो डेंसिटी पे ही आपको ये स्टेट ऑफ मैटर ऑब्जर्व कर सकते हो आप, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इन 2001 में इरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले एंड द कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए, इन तीनों लोगों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए, फिजिक्स में, फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए। इट मीन्स उन्होंने वर्क किया था इसके ऊपर, इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में 2001 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इन तीनों साइंटिस्ट को। The BS is found by cooling a gas of extremely low density, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जो याद रखेंगे। ओके तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी किसको लेकर के, बीईसी को लेकर के, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर के। उसके बाद से थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने जो इस चैप्टर में क्या सीखा, क्विकली रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को। फर्स्ट लाइन है आपका मैटर के बारे में, मैटर इज अ मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं कि पार्टिकल से मिलकर के ये आपका क्या होता है कि मैटर बना होता है। कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किससे मिलकर के बना होगा, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। द मैटर अराउंड अस इन द 3 स्टेट्स,
बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं 2 एक्स्ट्रा बताया हूँ, वो आपको याद रखना, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 3 कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन प्लाज्मा एंड बीईसी आपको थोड़ा सा नया सा कॉन्सेप्ट मिला होगा। The force of attraction between the particles was the maximum in the solids, intermediate in liquids and minimum in the gas. Force of attraction सबसे ज्यादा solid में होता है, then after आपका जो है liquid में, then after आपका gas में होता है। ये sequence आप याद रख सकते हैं। The space in between the constituents particles or kinetic energy of the particle are minimum in the case of solid, intermediate in the liquids and maximum in the gases. It means kinetic energy का sequence क्या होता है? सबसे ज्यादा kinetic energy gas में होता है, देन आफ्टर आपका लिक्विड में होता है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। जस्ट अपोजिट होता है किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ द सॉलिड्स। इन द केस ऑफ लिक्विड्स लेयर ऑफ द पार्टिकल्स कैन स्लीप एंड slide over each other, while for gases there is no order particle just move about randomly. It means ये स्टेटमेंट कर रहा है कि जो भी सॉलिड्स, अगर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के जो पार्टिकल से अरेंजमेंट की बात करें तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि लगभग ऑलमोस्ट जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, सॉलिड के केस में पार्टिकल फिक्स तो होते हैं, पार्टिकल फिक्स तो होते हैं, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, फिक्स तो होते हैं लेकिन वाइब्रेशन उसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, लिक्विड क्या होता है कि स्लीप करता है और इसी की प्रेजेंस की वजह से किस स्टेट में पाया जाता है, इससे हम ये फ्लो कर सकता है। इट मींस लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर आपका जो है फ्लो करता है, उसमें फ्लोइंग की कंडीशंस देखने को मिल रहा होता है। लेकिन गैस के स्टेट में क्या होता है? देयर इज नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर ही नहीं होता है। इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं रेंडमली उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा होता है, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई होती है। और जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे ज्यादा जो है किसमें होता है? गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में आपका कन्वर्ट होगा। इट मींस जो स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं कि स्टेट्स दूसरे स्टेट्स में क्या होते हैं कि आपके कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट। और इसके एग्जांपल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर। कैम्फर बोले तो कपूर। ओके। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन इसमें क्या होता है कि गैस जो होता है किस में कन्वर्ट होगा? आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा, विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जस्ट अपोजिट होता है किसका? डिपोजिशन जो जस्ट अपोजिट होता है सॉलिड स्टेट्स, सॉरी सब्लिमेशन का जस्ट ही अपोजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग, एक बल्क फिनोमेनॉन है। जो भी पॉइंट्स था उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। Particles from the bulk whole of the liquid change into the vapor state and evaporation is a surface phenomena. ये पॉइंट याद रखना है। Boiling is a bulk phenomena and evaporation is a surface phenomenon. And the particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. वही आपका कॉन्सेप्ट है जब कैसे जो है आपके इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग कॉज होती है। The rate of evaporation depends on the 4 factors: surface area, एंड सेकेंड है आपका टेम्परेचर, थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है आपका विंड स्पीड। सरफेस एरिया, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे आपकी इवोपोरेशन रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से भी आपका इवोपोरेशन रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगी। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर आपके इन्वायरमेंट में ज्यादा है तो जो आपका रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है वो क्या होगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और विंड स्पीड में भी आपका जब आप इंक्रीज करोगे, विच मींस विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवोपोरेशन। विंड जैसे जैसे आप विंड की स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपोरेशन भी आपकी इंक्रीज होगी। और इवोपोरेशन कॉज कूलिंग, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg of a liquid to a gas at atmospheric pressure. It's a boiling at its boiling point. इसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization just opposite आप कह सकते हैं latent heat of fusion के just opposite होता है।
आप नीचे भी देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंस 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये हमेशा जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट पे होगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस एनसीईआरटी बुक आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक से ही मैंने इस चार्ट को जो है पिकअप किया है। और एज इट इज आपको याद रखना है, ये जो क्वांटिटी है यूनिट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी की क्या यूनिट है, उसका क्या सिंबल भी, कभी कभी सिंबल भी पूछ, लेकिन सिंबल तो बहुत ईजी होता है, आपको पता होगा अच्छे से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका टेम्परेचर का जो यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इसका सिंबल कैपिटल के होता है, स्मॉल ए नहीं कैपिटल के होता है। लेंथ का जो यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, स्मॉल एम इसकी सिंबल होती है। मास का जो यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। सिंबल इसका स्मॉल के स्मॉल जी, याद रखना है आपको, स्मॉल के स्मॉल जी होता है। मास, वेट का न्यूटन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एन इसका सिंबल होता है। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है और सिंबल एम क्यूब होता है, एम क्यूब, स्मॉल एम क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी का होता है आपका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, डेंसिटी मीन्स आपका होता है घनत्व, घनत्व मीन्स द्रव्यमान अपॉन आयतन, आयतन मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को ही हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो मास का जो है यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, उसके बाद से किलोग्राम केजी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक मीटर हो गया। तो आप यहाँ पे इसका यूनिट जो होगा डेंसिटी का क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या केजी मीटर, मीटर इनवर्स, इनवर्स -3 मीटर इनवर्स 3 यू कैन से दैट। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। यस, इसी के साथ आपका जो भी 3 पोर्शंस था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th एनसीईआरटी फिनिश होता है। और मैंने कोशिश किया इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट थे आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे हैं, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूंगा जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक DSSP टीजीटी नेचुरल साइंस को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।